वाला टॉपिक। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट देखना था हम लोग, है ना? ये देख लिए थे जी, सुप्रीम कोर्ट हो गया है, शुरू करना है अभी। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में 124 टू 147 के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को ही कहीं कहीं उच्चतम न्यायालय भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, उच्चतम न्यायालय को लोग उच्च न्यायालय समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वो नहीं समझना है, सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है, उच्चतम न्यायालय है। और इंग्लिश में ऐसी कोई समस्या है नहीं, वहां पर एक ही वो नाम है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है सो हम लोगों को देखना है, समझना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसके अंदर में चीजें होती हैं। तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है देश का, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच पे है, मतलब एकीकृत है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। ठीक है, आ जाइए, है ना। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, है ना। तो हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्या स्थिति क्या है कि तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। अगर आपका कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा, किसी को आपने मार दिया या किसी ने आपको मार दिया, है ना, तो ये मार दिया या किसी ने आपका जमीन धड़ लिया, किसी का आपने जमीन धड़ लिया, है ना, चाहे विवाह शादी का मामला है ना, अब साथ रहने का मन नहीं है ना, किसी से आपने तलाक ले लिया या किसी ने आपसे तलाक ले लिया, है ना, कि भाई हमारा तलाक दे दो, अब नहीं रहो तोरा साथ, है ना, पता ना ये सब चीज कि अब नहीं रहेंगे, है ना। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आन पड़ती है कि विवाद वाली स्थिति, तो विवाद का निपटारा कहां होता है, कोर्ट में। तो देखिए, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का यदि मामला बनता है कोई, तो उस मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। ठीक है ना। अगर आपका जो मैंने मूल अधिकार पढ़ाया था तो आपको बताया था, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जाने में आप असक्षम है तो आर्टिकल 2 to 6 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावे यदि आपका कोई भी मामला बनता है तो पहले आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। ठीक है, जिला न्यायालय में भी कोर्ट का बहुत सारा लेयर होता है, तो वहां पे आएंगे तो पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि आपको जाना पड़ता है जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब फैसला आ जाता है तो इसे मान लीजिए कि फैसला हो सकता है कि आपके फेवर में ना आया हो, है ना, या आपके फेवर के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसके निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में आप अपील तभी करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ जाएगा और आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप खुश नहीं है, तो इसके निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया, यहां भी आप अनसेटिस्फाइड हैं, यहां भी लग रहा है कि हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसी बिंदुएं हैं
जिस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसके निर्णय के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंप करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इसीलिए इस व्यवस्था को कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, तो हमारे देश में जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका का व्यवस्था है, वो न्यायपालिका का व्यवस्था क्या है, एकीकृत है ना, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था जो है वो हमारे देश में चलता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड है ना, लिख लेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश इन इंडिया। ठीक है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अब थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। किसके पास्ट के बारे में जी? सुप्रीम कोर्ट के पास्ट के बारे में। वैसे पास्ट के बारे में बात करना ठीक बात है नहीं, है कि नहीं जी? है, हम मान लीजिए किसी का पास्ट खराब हो तो चाहेगा कि उसका पास्ट डिस्कस हो, है, वो कहेगा कि भाई हमारा प्रेजेंट डिस्कस कर लो, पास्ट में मत जाओ, है कि नहीं। लेकिन अब क्या है, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, तो डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट नहीं जानेंगे ना किसी का भी तो प्रेजेंट खराब हो सकता है। आखिर इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास जब पढ़ लीजिएगा ना तो भविष्य में निर्णय लेने में सहूलियत होगा। इतिहास का ये इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इतिहास जीवन जीने की एक कला है ना। और ये मेरा अपना इनोवेटेड परिभाषा है ना। जब पीएचडी करेंगे तो यही डालेंगे अपना कि ये हमारापन है। ये कोनो किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि इतिहास से, ये इतिहास में वही चीज है कि हिस्ट्री क्या है, जीवन जीने की कला है। क्योंकि इतिहास पढ़ने का सबसे फायदा क्या होता है, उसमें महान सफलता की कहानी और महान असफलता की कहानी लिखी हुई है ना। उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है बाहर से आता है, यहां पर कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी सफलता का झंडा गाड़ देता है ना। कोई व्यक्ति जो कि यहीं रह रहा है, यहीं पर है, फिर भी हार जाता है ना। कोई व्यक्ति जो कि यहीं का है और अपने साम्राज्य को इतना मजबूती से स्थापित करता है कि जब कोई राष्ट्र राज्य का सिद्धांत भी नहीं जानता था, उस समय भारत का साम्राज्य जो है वो ईरान तक फैला दिया था। वर्तमान का जो ईरान दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य वहां तक सटता था, वहां तक इंडिया जाता था। तो ये सारा अचीवमेंट्स जो है, या कुछ बहुत सारे जो दिक्कतें भी रही हैं, जैसे कि मध्यकाल में एक शासक का नाम आप सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत असफल रहा, है ना। पागल शासक कहा गया उसको, है ना। जबकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मध्यकाल में कोई नहीं था। अकबर लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कुछ नहीं आता था, मैंने पढ़ाई लिखाई से तो उसको भेटे नहीं था, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया शासक सिद्ध हुआ। इससे तो एक बात ये भी तय हो जाती है ना, जो हम लोग ये बातचीत करते हैं कि भाई नेता बनने के लिए डिग्री होना चाहिए, है ना। तो एक बात ये भी तय हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि डिग्री वाला आदमी जो है वो अच्छा नेता बनेगा, है ना। हो सकता है कि कम डिग्री वाला, कम पढ़ा लिखा हुआ अच्छा नेता बन जाए, है ना। आप बहुत पढ़ा वाला लिखा हुआ जो है सो अच्छा नेता ना बन पाए, क्योंकि नेता बनने के लिए नेतृत्व क्षमता का आवश्यक होता है ना। लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी केवल शिक्षा से आती है ऐसा बात नहीं है ना। इसमें अन्य भी तत्व जो है सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब जाकर के लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप होती है या इंप्रूव होती है, ठीक है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार से स्थिति का निर्माण करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सो में आप संविधान के अंतर्गत 124 से 147 में भाग 5 में चर्चा किया गया है, और ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम पे स्थापित है। तो थोड़ा इसका पास्ट जान लेते हैं, इसका इतिहास जान लेते हैं कि इसका कंसेप्ट किस प्रकार से और कैसे यहां पर आया। पहले बात तो ये है कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है, भारत में जो न्यायिक व्यवस्था वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। हाँ,
ब्रिटेन से लिया है। श्योर है? पीछे जो नोट्स लिखवाया गया उसको पढ़े हैं कभी गलती से? सही से तो नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं मिलता होगा। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे ना कि जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया है? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कहां ब्रिटेन घूम रहे थे और अमेरिका घूम रहे थे? हाँ? देख लीजिए, आप लोग का भी पास्ट ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना? बहुत दिन हो गया ना पढ़ा हुआ, गड़बड़ चल रहा है। प्रेजेंट ठीक करना है तो पास्ट को ठीक करना पड़ेगा, है ना? तो गलती से कभी कभी नोट्स खोल के पढ़ लिया कीजिए, अगर मालूम चला आगे बढ़ते और पीछे से बराबर करते चल रहे हैं, थोड़ा भी ऊंच नीच नहीं छोड़ रहे हैं, है ना? तो जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने अमेरिका से लिया है ना? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है वो कहां से आई है? तो 1935 के एक्ट से आई है ना? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत ये व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था हमारे यहां स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला जो कंसेप्ट आया हमारे देश में, कि मतलब एक बड़ा, उस समय नाम उसका सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो कंसेप्ट आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में। भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है जी आधुनिक काल में? न्यायिक व्यवस्था का जनक, न्यायिक व्यवस्था करने वाले इस समय भारत में कौन था 1773 में? वॉरेन हेस्टिंग। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था का जनक वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। ठीक है, तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी भारत में, कलकत्ता में। उसका नाम था प्रीवी काउंसिल, है ना? प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल कहां स्थापित हुआ? कोलकाता में। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ यह व्यवस्था। ठीक है, कौन सा व्यवस्था? तो न्यायिक व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या किया गया? तो प्रीवी काउंसिल जो है वो स्थापित किया गया। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, उस समय वो पूरे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था थी। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, वैसे ही भारत में उस समय था प्रीवी काउंसिल, जिसके ऊपर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, और वो स्थापित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद ये व्यवस्था चलती रही। फिर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया, जिसका नाम था संघीय न्यायालय। ठीक है, तो वो अब क्या था? तो प्रीवी काउंसिल से एक अगला चरण था, है ना? वो क्या था? संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट कब स्थापित हुआ? 1935 में। कहां? दिल्ली में। ठीक है, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। और उसके बाद यही फेडरल कोर्ट जो है ये बन गया भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, ये बन गया भारत का सबसे बड़ा कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? संघीय न्यायालय। ठीक है, और उसके बाद यहां का मतलब कि अब जो है 1935 के बाद से अगर देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय था वो कौन था? फेडरल कोर्ट था। ठीक है, यानी कि संघीय न्यायालय। उसके बाद क्या हुआ
कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। तो जब स्वतंत्र हो गया तो हम स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था स्थापित कर रहे थे, है ना। तो उसके बाद अब हमने सोचा कि भाई अब हम लोग भारतीय संदर्भिक व्यवस्था स्थापित करेंगे, तो हमने संघीय न्यायालय के स्थान पर ही स्थापित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी माना जाता है, सक्सेसर माना जाता है ना, कि ये क्या है, तो सक्सेसर है किसका, फेडरल कोर्ट का सक्सेसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये जो जवाब है वो एकदम गलत है। और स्थापित हो गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। भारत सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को ही हुई। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को ही स्थापित हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, and he was the successor of federal court. He was the successor of federal court. ठीक है, और यह संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो चीजें वहां पे कही गई थी उसके अलावे, ठीक है, मतलब ये कि जो चीजें इसमें होती थी वो सारा चीज अब इसमें होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में होगा, और इसकी शक्तियां और ज्यादा जो है सो बढ़ा दी गई, विस्तारित कर दी गई। ठीक है, तो संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापित हुआ प्रिवी काउंसिल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में। उसके बाद जब वो काम करता रहा तो उसके बाद स्थापित हुआ 1935 के एक्ट से संघीय न्यायालय। ठीक है, फेडरल कोर्ट, और फिर आजादी के बाद स्थापित हुआ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ, और ये इसका सक्सेसर बन गया। जो काम ये करता था वो काम अब सर्वोच्च न्यायालय करने लगा। ठीक है, और भारत में स्थापित किया गया था क्या, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, है ना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, या यूं कह ले कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, एक्चुअल में उसको अधीनस्थ न्यायालय ही कहते हैं, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, और उसको आम बोलचाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, वो सब उसी के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, लोअर कोर्ट। ठीक है ना, सब निचला न्यायालय उसका मतलब हो गया। ठीक है, तो सब इसी के अंदर में है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में ही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब यही है कि आपको पहले यहाँ, फिर तब यहाँ, डायरेक्ट आप यहाँ नहीं जा सकते हैं एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट। ओके, क्लियर है। चलिए, तो ये थोड़ा सा इतिहास इसका समझ रहे हैं। अच्छा, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था जी, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल गुड, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, लिख लेंगे, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया was the first chief justice of India. Hiralal J. Kania was the first chief justice of the India. हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ 28 जनवरी 1950 को, तो इसमें 8 जजेस थे। उस समय इसमें कितने जज थे, 8।
है ना, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, ठीक है। इसमें से 7 + 1, तो ये जो +1 है इसको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज थे? 8 थे, ठीक है, 8 थे, है ना, CJI को मिला करके, ठीक है। तो 7 + 1 का मतलब है कि एक CJI और 7 अन्य, है ना, ये बाकी ये सीनियर मोस्ट 7 जज थे, और उसके बाद एक ये है हो गया, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, 34 जज हैं, ठीक है। प्रेजेंटली 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 जज हैं। कितने हैं? 34। तो इसमें क्या है? 33 + 1, मतलब 33 अन्य न्यायाधीश, अदर जजेज, अब +1 जो है वह CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान के चीफ जस्टिस कौन है? कौन? DY चंद्रचूड़, ठीक है। हाँ, 50वें नंबर के जो है वो भारत के वर्तमान के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, ठीक है, CJI को मिला करके, है ना। तो 33 गो है अन्य न्यायाधीश और एक है CJI, तो टोटल हो जाता है 34, 34। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ओके, कि इस प्रकार की स्थितियां जो है सो यहां पर बनी है। अब देखिए, अब ये 34 तो ऐसे ही नहीं हो गया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 थी, है ना, 2020 में बढ़ा है, ठीक है, और इसको 34 किया गया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 थी, ठीक है, उसके पहले 21 थी, उससे पहले 14 था, फिर उसके बाद 12 हुआ, और फिर अभी जो है सो मतलब उससे पहले 8 था। तो ऐसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ती रहती है ना, और ये जरूरत भी है क्योंकि केस इतना सारा हो रहा है। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट में इतना कम जज है ना, अभी तो और ज़्यादा जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि केसों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि जितने कम जज रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। इसी प्रकार से ना इंस्टेंट जस्टिस की बात हो रही है, एनकाउंटर का बात इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात का डर रहता है कि मामला कोर्ट में जाएगा तो इतना लंबा खिंच जाएगा। एक तो आप देखिए ना, इंटीग्रेटेड मामला है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लीजिए आपको सजा दे भी दिया तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चल जाइएगा, है ना, अब हाई कोर्ट में हियरिंग होगा, हाई कोर्ट भी अगर आपको सजा दे देगा तब आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइएगा बचाने के लिए, थोड़ी ना कि इसके सजा के बाद आपको तुरंत सजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इस लंबा प्रोसेस में क्या होता है कि जो बेचारा अपराध भुगत रहा है उसको लगता है कि वही अपराधी है ना, क्योंकि उसके साथ ये दिक्कत हो जाती है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसी वजह से लोग इंस्टेंट जस्टिस की बात करने लग जाते हैं कि भाई इंस्टेंट जस्टिस कर दिया जाए, है ना। तो इसलिए ये चीज है कि जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो समय पर अपने केस का निपटारा कर सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके, है ना। नहीं तो कोई बचपन में पता चलता है कि किया है अपराध, आज सजा मिलते मिलते बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापा में अगर सजा मिल ही गया तो क्या दिक्कत हो, तो अच्छा बात है। जेल में जाएगा तो स्पेशल केयर टेकर में रहेगा, है कि नहीं, जेल में टाइम पर भोजन पानी मिल जाएगा, है कि नहीं, घर में कहता नहीं नाती पोता सब खाना देगा कि नहीं देगा, है ना, जेल में तो टाइम पर सब मिल जाएगा ना, समय पर अपना खाना पीना जेल में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर मानवाधिकार का बात है, जेल में खाना नहीं मिलेगा तो जेल का अधिकारी पर FIR हो जाएगा, उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को बुढ़ापा में जेल हो भी गया तो उससे कोई दिक्कत है जी, मेन तो है कि जो अपराध किया है उस अपराधी को उस समय दंड मिलना चाहिए जब वो अपराध किया है, और उस समय दंड नहीं मिल पाता है तभी जाकर के इंस्टेंट जस्टिस की बात की जाती है। खैर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सर्वोच्च यहाँ पर वर्तमान में जो है वो 34 जजेज हैं, ठीक है।
33+1, ठीक है ना। तो 33+1 जो है वो कौन है, CGI, है ना। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब है कि तो संसद में जो ये सारे जो ये हैं, मतलब कि जो जजेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, तो इनकी संख्या कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। हाँ, कॉलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति। कॉलेजियम केवल नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है ना, उस संख्या नहीं बढ़ा घटा सकता है। संख्या बढ़ाने घटाने का अधिकार संसद के ही पास है, पार्लियामेंट, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होंगे और कितने नहीं होंगे ये कौन तय करता है? ये सुप्रीम कोर्ट तय करता, ये संसद तय करता है, पार्लियामेंट तय करता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट तय करेगा कि कितने जजेस होंगे और कितने जजेस नहीं होंगे, ठीक है। है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बल्कि संसद के द्वारा तय किया जाएगा कि संसद की सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है या घटा सकता है, तो संसद, ठीक है। ये संसद जो भी 8 से आज 34 तक जो पहुंचा है यह संसद ने पहुंचाया है, ठीक है। और इसके बाद भी, इसके आगे भी अगर बढ़ेगा तो संसद के माध्यम से ही बढ़ेगा, संसद के द्वारा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है? और ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से बिल पास होगा। चलिए प्रोसीड, लिखेंगे थोड़ा सा। कहें कि आर्टिकल 124 टू 147, अनुच्छेद 124 से 147 तक, आर्टिकल 124 टू 147 मेंशन इन पार्ट 5, मेंशन इन पार्ट 5 of the constitution and deals with the organization, independence, jurisdiction, powers, jurisdictions, powers and procedures and so on of the Supreme Court, and so on of the सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्राधिकार, शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी मामला है ना, वो सब का सब चर्चा कहां पे है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में, है ना, कि क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, किसकी स्थापना, इसकी शक्ति, इसकी स्वतंत्रता, इसका क्षेत्राधिकार, एवरीथिंग।
सारी की सारी चीजें जो है वो कहां पे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 124 से 147 के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी बातें जो है सो वो लिखी हुई हैं। ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है। नेक्स्ट लिखेंगे अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति। नियुक्ति मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो किस प्रकार से होती है, कैसे होता है। लेंगे कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब देखिए कि राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्त होते हैं, लेकिन तो क्या राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी को नियुक्त कर देगा? नहीं करेगा। राष्ट्रपति करता है किसके नियुक्त कहने पर? कॉलेजियम के कहने पर, है ना। एक व्यवस्था बनाई गई है कॉलेजियम नाम की व्यवस्था। ठीक है, और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों को ऐसे ही नियुक्त किया जाएगा। हालांकि पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। 1973 और 1977 ये 2 वर्ष ऐसा है, 1973 एंड 1977, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या होता था कि वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता था, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो भी बनता था वो सीनियर मोस्ट जज बनता था, है ना। ये एक परंपरा थी। ठीक है, ये चीफ जस्टिस के मामले में यही परंपरा अभी भी चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में से 34 जज है ना, तो 34 में से जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होता है, यहाँ वरिष्ठ का मतलब उम्र से नहीं है कि एज बहुत ज्यादा हो, है ना। यहाँ वरिष्ठ, हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस है कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा फैसले सुनाए हैं और सबसे ज्यादा दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दिया है ना। तो वैसा व्यक्ति इसी में से एक जो है सो निकाल करके बन जाता है सीजेआई। ये यही होता था पहले भी और अभी भी सीजेआई के मामले में यही होता है। बाकी अन्य लोग होते थे उनकी नियुक्ति क्या होती थी कि ये सीजेआई सिफारिश करता था। इसके बाद के जो 2 सीनियर मोस्ट जज होते थे वो लोग मिल करके नाम भेजते थे और सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती थी। सरकार को जिसको मन करता था उसको नियुक्त कर देती थी, मतलब सरकार की चलती थी इसमें, है ना। तो मतलब ये था कि इनके सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में जज को नियुक्त किया जाएगा, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो लेकिन इनका सलाह उस समय बाध्यकारी नहीं था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं था, इंफोर्सेबल नहीं था कि सरकार को मानना ही है। ठीक है, तो एक क्या हुआ 1973-77 में कि उस समय देश की प्रधानमंत्री थी मैडम प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो परंपरा चली आ रही थी सीजेआई नियुक्त करने की परंपरा की, जो सीनियर मोस्ट होता था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, तो 1973 में ही एक मामला हुआ केशवानंद भारती केस, है ना। तो केशवानंद भारती केस में जो फैसला आया था वो 7-6 से आया था, 7-6 से, यानी कि टोटल जज इसमें 13 थे।
ठीक है। टोटल जजों की जो संख्या थी इसमें वो कितनी थी? 13 थी। 13 में से 7 जजों ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन मूल संरचना का वो ध्यान रखेगी। तो 7 के पास बहुमत था, है ना, तो इनका बात जो है सो मान लिया गया। ये जो 6 लोग थे तो इन्होंने कहा कि नहीं, मूल संरचना वाली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके साथ बहुमत नहीं था, इसलिए इनका बात नहीं माना गया। लेकिन ये 6 जज लोग जो थे, ये लोग वही बात कर रहे थे जो इंदिरा गांधी कर रही थी। इंदिरा गांधी भी चाहती थी कि उनको लिमिटलेस पावर दिया जाए, कि उनको जब मन करे, जहां मन करे संविधान में संशोधन कर दें, क्योंकि वो चुनी हुई है, तो ये वो चाहती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस में क्या हुआ कि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बेंच बनता है, तो बेंच में अगर 2 ग्रुप हो गया, तो 2 ग्रुप के बाद दोनों ही ग्रुप अपना फैसला पढ़ता है, अपना फैसला सुनाता है ना, दोनों ही ग्रुप, भले ही उसका फैसला मान्य होगा या नहीं होगा, लेकिन वो अपना पढ़ता है फैसला। ठीक है, इन्होंने पढ़ा तो इनका बहुमत था, तो इनका मान लिया गया, जो अभी तक हमने मूल संरचना का कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन इनके साथ बहुमत नहीं था, तो इसमें नहीं माना गया। तो इस 6 में से जो हेड थे, उनका नाम था A.N. रॉय। क्या नाम था? A.N. रॉय। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया 1973 में कि इस ग्रुप में से अभी 3 ऐसे जज थे जो A.N. रॉय से सीनियर थे और वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की काबिलियत रखते, मतलब सीजीआई बनने की काबिलियत रखते थे। 3 लोग, मतलब कि इनका नंबर 4 नंबर पे आता था। इनसे 3 लोग और सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता था। लेकिन मैडम प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन तीनों को इग्नोर करके A.N. रॉय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के में बनाई गई व्यवस्था का सरकार ने उल्लंघन कर दिया। अब क्या हुआ, तो लेकिन ये ट्रायल एक बार और 1951-52 में ही जो है वो नेहरू जी भी ट्राई किए थे। नेहरू जी भी चाहे थे कि मेरे गुड फेथ का आदमी बन जाए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन तब क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जितने जज थे वो सब बैठ गए आंदोलन पर और बोले कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यूनिटी दिखाई उस समय और नेहरू जी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और जो सीनियर था वही बना। ठीक है, लेकिन जब 73 में ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अपना जो यूनिटी है वो दिखा नहीं पाए, है ना, वो लोग अपना यूनिटी जो है सो नहीं दिखा पाए और ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और A.N. रॉय बन गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कहते हैं कि एक बार जब आदमी कोई गलती कर देता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि पकड़ाता नहीं है या कोई रोकता नहीं है। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर का हिम्मत और बढ़ गया और ये तो थी ही पावरफुल, है ना, 71 का चुनाव जीती हुई थी तो एकदम बहुमत में थी। देश में 75 में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की कहानी सुने होंगे आप लोग कि देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी था देश में। 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, और उस आपातकाल का एक सबसे बड़ा काला अध्याय यह था कि देश का सर्वोच्च न्यायालय चुप था इस पूरे मामले में। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा आकर के आगे एक्शन नहीं ले पाया। और ये आपातकाल लगा क्यों था, अगर आप देखेंगे उस समय की परिस्थितियों को, तो जो आपातकाल लगाया था उन्होंने आपातकाल लगाया था इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर। आपातकाल लगाने के 3 परिस्थितियां हैं हमारे देश के संविधान में लिखी हुई। वर्तमान में जो 3 परिस्थितियां वो एक युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, मतलब यह है कि अगर वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या आर्म्ड रिबेलियन हो गया तो ऐसी स्थिति में देश में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो सकता है। 1975 में ना तो कोई युद्ध हुआ था और ना ही किसी प्रकार का कोई आक्रमण हुआ था, और आर्म्ड रिबेलियन वर्ड तो उस समय था ही नहीं। उस समय संविधान में जो शब्द था वो शब्द था
आंतरिक विद्रोह या शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी शब्द उस समय संविधान में लिखा हुआ था। इसी शब्द के लूपहोल्स का, जो लूपहोल्स था इस शब्द में, उसी का मैडम प्राइम मिनिस्टर ने फायदा उठाया और उन्होंने कह दिया कि देश में आंतरिक गड़बड़ी चल रही है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की व्याख्या तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। ऐसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास चल रही है और हम बाहर में एक मैसेज भेज दूं कि क्लास की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाहर बैठा आदमी क्या अनुमान लगाएगा? वो यही सोचेगा कि हो सकता है कि ऐसे काम करना बंद कर दिया होगा तो गर्मी बढ़ गई होगी, ये हो सकता है ना, इस वजह से ठीक नहीं है। माइक काम नहीं कर रहा होगा, बोर्ड काम नहीं कर रहा होगा। वो अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकता है क्योंकि उसको वास्तविक वस्तुस्थिति हमने बताई ही नहीं, हमने बस कह दिया कि भाई स्थिति ठीक नहीं है ना। तो कुछ भी हो सकता है, स्थिति ठीक नहीं है तो, है ना। दो लोग हो सकता है एक दूसरे में भिड़ गए हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इस शब्द का क्या हो सकता है? इस शब्द का मिसयूज हो सकता है और वही मिसयूज हुआ। 75 में कुछ खास हुआ नहीं था, देश में कुछ नहीं हुआ था। बस हुआ क्या था, तो 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मैडम प्राइम मिनिस्टर जो थी वो रायबरेली के सीट से चुनाव जीत करके आई थी और उस चुनाव पर ही जो है वो आरोप लगा था कि वहां पर गलत हुआ है, कुछ दिक्कतें हुई हैं चुनाव में, ठीक है। और उसकी हियरिंग कर रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैडम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। उसने फैसला दे दिया था कि ये अवैध तरीके से चुनी गई है, इसलिए इनका चुनाव ही रद्द किया जाता है। और मैडम प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को नहीं माना और उसके खिलाफ अपील कर दिया, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया तो 25 जून 1975 ये क्या हुआ कि उस दिन से आपातकाल जो है सो लग गया देश में, क्योंकि 25 जून 1975 के पूर्व संध्या पर यानी कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सही मान लिया। उसने कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक कहा है, इनका इलेक्शन जो है सो इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। अब जब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि भाई तो मतलब हमको तो कुछ बुझ ही नहीं रहा है, ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बुझ रहा है ना हाई कोर्ट कुछ बुझ रहा है, तो इससे क्या हुआ, उनका जो है उनको किसी ने सलाह दे दिया कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि लगे कि आप पावरफुल हैं, आपके पास ज्यादा पावर है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं कि आपातकाल लगा देते हैं देश में। तो गड़बड़ी कहीं और नहीं, गड़बड़ी मैडम के चुनाव क्षेत्र में था, लेकिन उन्होंने पूरे देश को आंतरिक गड़बड़ी में डाल दिया और कह दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर हम देश में क्या करते हैं, आपातकाल डिक्लेयर करते हैं। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि जब आपातकाल लगा तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं पता था, मिनिस्टर्स को नहीं पता था कि देश में आपातकाल लगा हुआ है। सुबह उठ के जब लोग पेपर पढ़े तो पता चला कि आपातकाल लगा हुआ है देश में, है ना। और उसके बाद इस जो आपातकाल उन्होंने लगा दिया तो 77 में एक बार फिर उन्होंने गड़बड़ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में फिर सीजीआई उस आदमी को बना दिया जिसका सीजीआई बनने का अभी वहां पर राइट नहीं था। उससे और 4-5 लोग थे जो सीनियर थे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी सीजीआई बन सकते थे। उन 4-5 लोगों को इग्नोर करके फिर यहां पर मैडम ने बना दिया एमयू बेग को। एमयू बेग को बना दिया सीजीआई। अब ये लगातार 2 बार जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की जो प्रक्रिया थी बनने वाली उसमें हस्तक्षेप कर दिया। और अब ये क्या हुआ कि इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट को एक सॉलिड रीजन मिल गया कि सरकार अनावश्यक रूप से हमारे जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए हम सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक अलग व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहां नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकार की बात जो है सो कह दिया किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है, इस प्रकार की बातें वहां पे उन्होंने कर दी। क्या ये तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया, तो मैं कैसे बता सकता हूं, ठीक है।
ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया कि मूलभूत संरचना मतलब क्या, ठीक है। तो सुप्रीम जी बिल्कुल नहीं है ना। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर का बात आया तो उसने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे उसने कहा कि जैसे देश का सेकुलर नेचर है ना, कि बात पंथ निरपेक्ष राज्य भारत, तो ये कोई नहीं बदल सकता है ना। प्रस्तावना ये क्या है, तो ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, ठीक है। मूल अधिकार डीपीएसपी सब मूल ढांचा है संविधान का ना, इसको आप नहीं हटा सकते हैं। तो कहा गया कि भाई आप एक लिस्ट ही दे दीजिए और बता दीजिए कि कौन कौन सा मूल ढांचा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे, है ना। तो इसलिए एक फिक्स कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है। तो समय समय पर वो कहते रहती है कि ये चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी तक उसने एक प्रॉपर लिस्ट नहीं दिया, और अभी तक जितने चीजों को बताया है उनका एक लिस्ट जरूर है कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आगे भी वो किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर मान सकती है। तो बहुत बार तो ये कंसेप्ट अच्छा है, क्योंकि बहुत बार इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आड़ में अपना भी प्रोटेक्शन कर लिया है ना, अपने आप को भी बचा लिया है। तो यह चीज जो है सो वो ठीक स्थिति नहीं है। आई बात समझ में? तो इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बात हुआ कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि इनके सलाह पर जो है वो नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति, है ना। सुप्रीम कोर्ट के लोग जो सलाह देंगे उसके आधार पर नियुक्ति करेगा। तो 1980 में 82 में बेसिकली 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसको कहते हैं फर्स्ट जुडिशियल केस, प्रथम न्यायाधीश मामला, है ना। फर्स्ट जुडिशियल केस, ठीक है। फर्स्ट जुडिशियल केस जब हुआ तो उसमें यही कहा गया कि भाई ये बताइए कि सरकार को जो सलाह दिया जाता है उस सलाह की प्रकृति क्या है, नियुक्ति के मामले में सलाह की प्रकृति क्या है, क्या सलाह बाध्यकारी है ना, या नहीं है। तो जब यह केस हुआ तो इसमें सलाह की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ एडवाइस, है ना, सलाह जो है, ठीक है, कि सलाह परामर्श एक ही बात है, ठीक है, कि भाई ये जो सलाह है, जो एडवाइस है, ये एडवाइस सरकार के लिए क्या बाध्यकारी है या फिर सरकार इसको नहीं भी मान सकती है। तो इस संबंध में केस हुआ ये, ठीक है। और इस केस में जो कोर्ट का फैसला आया उसमें इसने ये कहा कि जो सलाह अथवा परामर्श, कंसोलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो यह जो एडवाइस या कंसोलेशन, अगर यह सलाह या परामर्श बाध्यकारी है कि नहीं, है ना, तो उस समय फर्स्ट जुडिशियल केस में कोर्ट ने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं है ना, इट्स नॉट इन्फोर्सेबल, यह बाध्यकारी नहीं है, तो बल्कि क्या है, तो यह केवल विचारों का आदान प्रदान है ना। इनका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपना विचार सरकार के पास भेजती है, सरकार इसके पास, और बाद में सरकार को जो लगता है सो सरकार मान ले, है ना, यह सरकार कर ले। मतलब 1982 के फर्स्ट जुडिशियल केस में कहा गया कि सलाह बाध्यकारी नहीं है, परामर्श जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कि आपको मानना ही है, आप चाहे तो उसमें फेरबदल कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, जब बाध्यकारी नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानिए या ना मानिए कोई बात नहीं है ना। तो ये इस प्रकार से यहां पर ये चीज हुआ, ठीक है, कि सलाह को बाध्यकारी जो है सो स्थापित नहीं किया गया, इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर सेकंड जुडिशियल केस हुआ, है ना। सेकंड जुडिशियल केस हुआ 1993 में, है ना, द्वितीय न्यायाधीश मामला, ठीक है। तो सेकंड जुडिशियल केस जो हुआ, इस सेकंड जुडिशियल केस को आप देखेंगे किसमें क्या हुआ। तो सेकंड जुडिशियल केस में कोर्ट ने यह कह दिया कि परामर्श और सलाह जो है सो बाध्यकारी है, इन्फोर्सेबल है ना, और यहीं से जन्म हुआ कॉलेजियम का, ठीक है।
कॉलेजियम का जो बेसिक सीड डाला गया वो 1993 के सेकेंड जुडिशियल केस में डाला गया, जिसमें कहा गया कि सलाह और परामर्श जो है वो क्या है, बाध्यकारी है, कंपलसरी है। ठीक है, जब सलाह को बाध्यकारी मान लिया गया। ओके, कह दिया गया कि सलाह क्या है जी, बाध्यकारी है, इन्फोर्सेबल है। ओके, तो यहां पर यह चीजें हो गई। 1982 में कहा गया कि सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 1993 में कोर्ट ने ही कह दिया कि सलाह बाध्यकारी है, और इसने कहा कि CJI +2 मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जो होंगे वो अदर सीनियर मोस्ट जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के CJI के अलावे जो 2 जज हैं सीनियर मोस्ट, वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, CJI के अलावे, तो CJI के अलावे जो 2 सीनियर मोस्ट जज इसमें होंगे, है ना, उसको इसमें शामिल करने की बात की गई। ठीक है, कि CJI के अलावे, और ये 3 लोग मिल करके जिसके नाम की सिफारिश करेंगे वो मानना जरूरी होगा। ठीक है, ये 3 लोग CJI +2, और यहीं से क्या शुरू हो गया, कॉलेजियम, यही कॉलेजियम का विस्तार यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, कि CJI और +2, यहां पे +2 का मतलब है सीनियर मोस्ट जज, है ना, कि CJI के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में 2 सीनियर जज होंगे, ये 3 लोग मिल करके सिफारिश करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज किसको बनाना है। ठीक है, CJI के मामले में क्या होगा, तो जो CJI रिटायर्ड हो रहा होगा वही अगला CJI का नाम भेज देगा राष्ट्रपति के पास, और वो किसका नाम भेजेगा, तो जो पूरा 34 में जो सबसे सीनियर होगा, यानी कि इसी 2 में से कोई एक होगा, क्योंकि लोग तो सीनियर है ना, है तो इसी में से कोई एक होगा जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, वो बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि यह व्यवस्था यहां पे स्थापित हो गई, और कह दिया गया कि अब सलाह मानना क्या है, बाध्यकारी है। और इसमें यह भी कहा गया कि सलाह बहुमत का बाध्यकारी होगा, मेजोरिटी का बाध्यकारी होगा, अल्पमत का सलाह होगा तो बाध्यकारी नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि 3 लोग हैं, A, B और C, और यहां पे जो कॉलेजियम है उसने सिफारिश किया, जिसमें से CJI कह रहे हैं कि A को बना दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जज, ये जो 2 लोग हैं वो कह रहा है कि नहीं, A को मत बनाइए, B और C को बना दीजिए। ठीक है, ये 2 लोग कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा, A बनेगा या B और C बनेंगे, B और C बनेंगे, हाँ, B और C ही बनेंगे। A क्यों नहीं बनेगा भाई, A को CJI ने रिकमेंड किया है, हाँ, A बनेंगे। A के साथ कितने लोग हैं जो मानते हैं कि A बनेंगे, बस केवल आप ही एक मानते हैं कि A बनेंगे, और कोई नहीं मानता A बनेंगे, अभी मानते हैं A बनेंगे, बाकी लोग क्या मानते हैं, B और C बनेंगे, हाँ। A यही बनेगा, है ना, A नहीं बनेगा, B और C ही बनेंगे। CJI के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि बहुमत का निर्णय होना चाहिए। यहां पर CJI मतलब सिर्फ 1 वोट, यहां पर 2 वोट है, तो 2 वोट यानी कि बहुमत इसके साथ है, तो ये दोनों बन जाएगा, ये CJI का नाम लेके घूमते रहे, नहीं बनेंगे ये। ठीक है, यहां पर वोट एक ही काउंट होगा। ठीक है, तो बहुमत का निर्णय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। CJI अगर बहुमत के साथ में रहेंगे, अगर मान ली इसमें से एगो और CJI के साथ रहे तो 2 हो जाएगा ना, एगो अकेला पड़ जाएगा, तब फिर B और C का नहीं होगा, फिर एक हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि कॉलेजियम में भी जिस नाम के साथ बहुमत होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस नाम में CJI है या नहीं है। ठीक है, बहुमत है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है, बहुमत होगा तो बना दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं।
ठीक है। तो CGI +2 1993 से कॉलेजियम का विकास हुआ, ठीक है, सेकेंड जुडिशियल केस में। ओके, उसके बाद फिर हुआ थर्ड जुडिशियल केस 1997 में, 1997 में हुआ थर्ड जुडिशियल केस, जहां पर कॉलेजियम को थोड़ा बड़ा कर दिया गया और मजबूत कर दिया गया। इसमें कहा गया कि होगा CGI +4, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड +4, ठीक है, CGI +4। और ये लोग जो है वो जा क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए नाम रेकमेंड करेंगे, ठीक है, CGI +4, ठीक है। तो यह जो CGI +4 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये लोग नाम रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति के यहाँ, ठीक है। पहले तो ये लोग नाम भेजते हैं लॉ मिनिस्टर के यहाँ, विधि मंत्री के यहाँ, है ना, जो कानून मंत्री है उसके पास, ठीक है, विधि मंत्री के पास जाता है, विधि मंत्री इसको होम मिनिस्ट्री को भेजता है, फिर होम मिनिस्ट्री से ये जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, और फिर राष्ट्रपति देखते हैं कि किसके नाम के साथ बहुमत है। तो CGI +4 यानी कि इसमें 5 लोग हैं, तो 5 लोग में बहुमत कितना पर होगा जी, 3 पर होगा। 3 नाम जिसके साथ होगा उसके साथ बहुमत हो जाएगा। तो उस 3 में भले CGI हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CGI है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं भी है और 3 लोग इस नाम का समर्थन कर रहे हैं तो वो बनेगा सुप्रीम कोर्ट में जज। इस कॉलेजियम की बहुमत की सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और यही व्यवस्था जो वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं कॉलेजियम। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं, है ना, सरकार तो बस केवल प्रक्रिया में शामिल है ना। और ये किसका करनामा का डिसएडवांटेज है, इंदिरा गांधी जी का, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अनावश्यक हस्तक्षेप किए, बार बार किए, जिसके वजह से इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की चीजें जो है सो बना दी गई, स्थापित कर दी गई। क्लियर है, समझ रहे इसको? तो इस चीज को जैसे यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि होम मिनिस्टर को, हाँ, फिर राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति देखेगा किसके नाम के साथ बहुमत है, उसको वो बना देंगे। CGI अभी भी क्या बनेंगे, तो CGI बनेंगे वरिष्ठता के आधार पर ही, ठीक है, अभी भी CGI वरिष्ठता के आधार पर ही बनते हैं। और उसमें भी क्या होता है, तो राष्ट्रपति की नहीं या सरकार की नहीं चलती है, यही लोग नाम लिख करके भेज देते हैं, क्योंकि जो कॉलेजियम में वो सब सीनियर सब है। ये भी जो 4 लोग होते हैं रहेंगे कॉलेजियम में, इस CGI के बाद जो 4 सुप्रीम कोर्ट में जज है, यानी कि 34 जज है टोटल, 34 में से एक हो गया CGI, ठीक है, और उसके अलावे जो 4 जज होंगे, जो कि मतलब वहां पर जो सीनियर है, सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट है, वो लोग मिल करके अपना नाम जो है सो उसमें से जो सबसे सीनियर होगा उसका नाम राष्ट्रपति को भेज देंगे कि यह व्यक्ति बनेगा CGI, तो राष्ट्रपति उसको CGI का शपथ दिला देंगे, ठीक है। तो यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा CGI और कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में जज, और ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा हाई कोर्ट में जज, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए भी सिफारिश ये लोग बोले, हाई कोर्ट को अगर जज चाहिए तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को सिफारिश करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसमें से नाम छांटता है और छांट करके राष्ट्रपति के यहां भेज देता है। उसके बाद राष्ट्रपति हाई कोर्ट में भी जजों को नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह जजों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कॉलेजियम के तहत होती है। और कॉलेजियम, लेकिन ये आया जरूर था निष्पक्षता के लिए, लेकिन कॉलेजियम पर बहुत सारा आरोप है कि कॉलेजियम जो है सो वो भाई भतीजावाद करता है, पक्षपात करता है ना। जज ही जज बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जज के परिवार के लोग ज्यादा जज बन जाते हैं, है ना, जो उनके रिलेटिव्स हैं। अगर हाई कोर्ट में वो वकालत कर रहे हैं या जज का काम कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में उनके कोई ससुर जी हैं या उनके कोई दामाद जी हैं, है ना, या कोई उनके परिवार जी हैं, ना, कोई भी नेपोटिज्म वाले आदमी, तो वो क्या कर देंगे, वो उनके नाम को रिकमेंड कर देंगे, भले उनके पास योग्यता होगी या नहीं होगी, वो बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जज, है ना। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है सो लगते रहते हैं, ठीक है। क्या
हाँ हाँ, सब लोग वोट, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? ये जो 5 लोग हैं टोटल, हाँ, तो ये पांचों वोट करेंगे। हाँ, सीजीआई इसमें से, क्योंकि ये तो बना हुआ है, ये जो 4 गो है इसी में से सीनियर मोस्ट कोई होगा, ये 4 गो सब सीनियर है, इसमें भी वो कोई सीनियर होगा ना, तो इसमें जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो अबू आ जाएगा सीजीआई के पोस्ट पर, उसका नाम यही 4 गो लोग भेज देगा लिख करके कि अब हम लोग में जो है वो ये बनने वाले हैं, उस पर ई साइन कर देंगे। जो वर्तमान के जो सीजीआई हैं ये उस नाम पर साइन कर देंगे कि इस 4 में से ये आदमी है जो कि सीनियर है, ये लोग भी इसमें वोट कर देगा, ये उस पर साइन कर देंगे, वहां पे नाम चला जाएगा। क्या उसमें वोट देने का जरूरत ही नहीं है, सीजीआई में वोट देने का कोई जरूरत नहीं है। सीजीआई में बस क्या होगा, तो ये लोग खुद में ही डिसाइड, क्योंकि ये 4 गो लोग जो यहां पे बैठे हैं ये सबसे ज्यादा सीनियर है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एगो इनसे भी ज्यादा जो सीनियर है वो सीजीआई बन के बैठा हुआ है। तो जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये देखेगा कि इसमें से 4 गो में से मेरे बाद सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, उसका नाम सिलेक्ट कर लेगा, वो लोग से राय ले लेगा कि भाई देख लीजिए सबसे ज्यादा सीनियर यही है ना, वो लोग हाँ सर यही सीनियर है, इसका नाम चल जाएगा राष्ट्रपति के यहाँ कि अब यार, और ये यही भेज देंगे, वर्तमान सीजीआई ही आने वाले सीजीआई का नाम भेज देंगे सरकार के पास कि ये सीजीआई बनेंगे, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा सीनियर है, और उसको वहां पे बना दिया जाएगा। है क्लासों हो जाने दीजिए, अभी क्लास 15 मिनट और चलेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? बात दिक्कत को मतलब कोई समझ, कॉलेजियम को दिक्कत समझ में कोई दिक्कत क्या? हाँ, तो रखवा जा रहा था मुदाई, ये से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, है ना, तोहरो रेड शर्ट है ना, मुदा रहा था ना, ऐसे कर रहा था, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अभी ना बताए थे कि यहाँ पर भोरे भोरे क्लास हो गया है तो अभी दिक्कत हो रहा है नहीं एडजस्ट करने में, है नहीं ना, नहीं हो रहा है दिक्कत, क्या झुक रहा था, है? तो क्या कर रहे थे कि 4 गो सीजीआई प्लस 4, तो ये क्या है कि अदर जजेज जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उनका जो नियुक्ति होगा उसमें बहुमत देखा जाएगा, उसमें मेजोरिटी देखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में लोग रिटायर्ड होता है ना जी, तो रिटायर्ड होता है तो फिर जगह भरने के लिए जज जाएगा ना, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा उसमें इनका बहुमत होना चाहिए। मतलब जिस नाम से मान लीजिए कि 5 गो नाम हुआ है ना कि भाई ABCDE सब लोग को सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए बनाना है, हाई कोर्ट से रिकमेंड चला गया कि भैया इनको सुप्रीम कोर्ट में बनाना है। अब तो अब ये लोग देखेंगे, ये लोग कॉलेजियम वाला लोग कि इसमें से किसको भेजे भाई, तो अब ये लोग जो है यहां देखेगा तो इसमें से 2-3 गो नाम सेलेक्ट करेगा, सबको नहीं सिलेक्ट करता है, कुछ सिलेक्ट करता है नाम और उसको भेजता है। तो अब राष्ट्रपति देखता है कि किसके नाम के साथ बहुमत है, मतलब ये 5 गो नाम गया है तो कम से कम इस 5 गो इसमें से अगर ये 5 सपोर्ट किया तो पूर्ण बहुमत हो गया, लेकिन कम से कम 3 गो चाहिए सपोर्ट, 50% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो जिसके साथ कम से कम 3 गो लोग का समर्थन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा, उसी के नाम को या उसी व्यक्ति को जज बनाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अन्यथा जिसके नाम के साथ 2 गो होगा, इसमें से सीजीआई प्लस 4 है, इसमें से 2 गो आदमी किसी को सपोर्ट समर्थन कर रहा होगा तो नहीं बनेगा, बनने का कोई चांस ही नहीं है। फिर बताइए समझ में, समझ रहे हैं? तो ये बहुमत वहां पर देखा जाएगा और कोई बात नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई समस्या? हाँ, एनजेएससी पर आते हैं, एनजेएससी पर क्यों रद्द कर दिया गया, और एनजेएससी आप लोगों का टॉपिक भी है डिबेट का, है ना, कॉलेजियम का मुद्दा, है ना, तो पढ़ लिया है ना पूरा, क्योंकि कल ही आप लोगों का पूरा मामला है। एनकाउंटर पढ़ लिया है ना आप लोग, इंस्टेंट जस्टिस। जी सर। हाँ भाई, क्या पढ़ने का जरूरत है तुमको सब, तो जानने का जरूरत नहीं, अभी पॉलिटी ठीक से पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, डीएसपी बन जाएगा, तो ट्रेनिंग में सीआरपीसी आईपीसी पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको पढ़ के जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब ट्रेनिंग होती है डीओएसपी की या आईपीएस की ट्रेनिंग होती है तो आईपीएस को सारा सीआरपीसी आईपीसी पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो आप जब डीएसपी बन के जाएंगे तो वहाँ पढ़ा दिया जाएगा, तो जो काम उनका है वो कर लेंगे, उस पर कल एक्स्ट्रा टेंशन ले रहे हैं। एक आध गो 2 चीज़ जान लेना है ना,
सीआरपीसी आईपीसी आपका सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है, आपके क्वेश्चन थोड़ी पूछता है, उससे नहीं पूछता, जानकारी के लिए आदमी पढ़ लेता है, ठीक है। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, है ना, वहाँ पे क्लासेस होंगी और उस क्लासेस में आपको सीआरपीसी आईपीसी पढ़ाया जाता है कि किसी का मार के टांग तोड़ दीजिएगा तो कौन सा धारा लगेगा, है ना, किसी का सर फोड़ दीजिएगा तो कौन सा धारा लगेगा, है ना, किसी का गला दबाए हैं करे कि तोरा मुआ दे बुआ जे, तो इस पर कौन सा धारा लगेगा, ये सब वहाँ पर आईपीसी में निकल है। किसी को पत्थर चला के मार दिया, यहीं पे रगड़ा गया, सर रगड़ा गया, अब कह दे कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास कर रहे हैं, है ना, ये हमको एकदम मतलब एकदम 307 है, वो 302 मर्डर है, पूरा मर्डर 302 और हाफ मर्डर 307, और हाफ मर्डर पूरा मर्डर से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बच जाता है, हाँ बच जाएगा, और खुद कहे कि जज साहब हमको ये तो एकदम मारिए देना चाहता था, वो तो भगवान बचा लिए हमको, है ना, नहीं तो ये तो हमको मार देता, खत्म कर देता। 307 ज्यादा खतरनाक है 302 से, क्योंकि चश्मदीद गवाह वो आदमी ही है जिसको कि आपने मारने का प्रयास किया है ना, है 302 में तो काम ही खत्म है, अब दूसरा आदमी कहेगा कि हम देखे थे कि मारा था, है ना, तो हाँ तो दूसरा उसमें तो लोग बच भी जाता है, 302 में लोग बच जाते हैं, है ना, क्योंकि 302 में अगर गवाह नहीं मिला तो बच जाता है लोग, या लंबा मामला, लेकिन 307 में सामने आदमी रहता है कि हमको मारने का प्रयास किए थे हम, ये तो सब आईपीसी सीआरपीसी का मामला है, तो वो आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, इसलिए इसकी ट्रेनिंग जब होती है जब तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है आईपीसी सीआरपीसी, है ना, तभी आप देखते हैं कि जो एसपी हैं या जो भी दरोगा जी लोग हैं उन लोगों को जुबान पे याद रहता है ना, कि सर तोड़ फोड़ा है, हाथ मार काटा है तो कौन सा धारा लगेगा, है ना, क्योंकि जब केस लिखाता है, जाके आप थाना पर केस लिखवाते हैं, एफआईआर होता है, तो एफआईआर में क्या होता है, धारा ही लगाया जाता है ना, सेक्शन लगाया जाता है कि कौन कौन सा सेक्शन किस पे लगेगा, तो वो सब वहाँ का मुद्दा होता है, ठीक है। एनजेएससी जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग जो लाया गया था, उस न्यायिक नियुक्ति आयोग में था कि भाई कॉलेजियम को हटा करके हम एनजेएससी के माध्यम से जजों की जो है सो नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे। सरकार ने कानून बनाया था, संविधान में संशोधन भी किया था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जो था वो लाया गया था। लेकिन सरकार आने के साथ ही, मोदी जी की सरकार आई और आने के साथ ही उन्होंने ये काम किया था, ठीक है, कि कॉलेजियम को खत्म करके हम एक दूसरी व्यवस्था लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ये कहीं से कोई मूल संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया क्योंकि अब उनको आदत हो गया है नियुक्त करने का, है ना, तो नियुक्त करने का जब उनको आदत हो गया है तो फिर वो कैसे ये कर सकते हैं ना, तो नियुक्ति की आदत हो गई है और वो अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कॉलेजियम की व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, और इसलिए उन्होंने उसको इनवैलिड करार दे दिया और उसको माना ही नहीं, है ना, संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। और फिर अभी कोई सरकार उस तरह का प्रयास स्ट्रांग नहीं कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच थोड़ा ठना हुआ है ना, दोनों के बीच थोड़ा राइवलरी चल रहा है। सरकार चाहती है कि कॉलेजियम खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो इस प्रकार की कुछ से चलिए इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।